नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दीपक का प्रेम कहानी लेकर आई हूँ, जो ताराशंकर बंदोपाध्याय ने लिखी है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दीपक का प्रेम। यह मुझे पता था, कितनी बार मैंने कहा था, मगर कौन सुनता है। मैं क्या कोई आदमी हूँ कि मेरी बात सुनी जाए। अब हुआ वही बात हुई ना। चटर्जी गृहिणी ने 3 बार अब हुआ कहने के बाद अपने माथे को 3 बार पीट लिया। चटर्जी यानी भावनाथ चटर्जी बंगाल के जाने माने व्यक्ति थे। सिर्फ बंगाल में ही क्यों, वे भारत भर में प्रसिद्ध थे। वे अध्यापक और दार्शनिक थे, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक हालत ठीक थी। उन्होंने गला खंगार कर कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, बार बार स्वीकार करता हूँ कि मुझे तुम्हारी राय मान लेनी चाहिए थी। अब तुम इस तरह से अपने माथे को पीटना बंद करो। चटर्जी गृहिणी को और गुस्सा आ गया। उन्हें लगा उनके पति ने जैसे इस प्रकार की बातों से उनके बदन को गर्म छतरी से दाग दिया हो। वे चिल्लाती हुई बोली, हरगिज नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी, हरगिज नहीं। क्या करोगे बताओ, क्या करना चाहती हो? क्या चाहती हूँ? हाँ, यह पता हो जाए तो फिर मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर लूँगा। बताओ, मैं वही करूँ। भवनाथ की पत्नी की उम्र 60 से ज़्यादा हो चुकी थी। वे पुराने जमाने की परंपरा प्रिय खानदान की बेटी और बहू थीं। उन्हें ज़्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला था। सुविधा होते हुए भी उन्हें पढ़ाई का मामूली अवसर नहीं मिला था। 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनके स्कूली जीवन का वहीं समाप्ति हो गई। भवनाथ के आज के इस सवाल का वे जवाब कैसे देती। वे शिकायत करके ही खलास हो गईं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा दिल कसक रहा है। मेरे नवेंदु की इकलौती लड़की दीपा, ओह, तूने यह क्या किया दीपा? भवनाथ बोले, अरे छी छी, ऐसे नहीं रोते। तुम भी क्या करती हो? उसने जो कुछ भी किया, आज इस शुभ दिन में इस तरह रोकर उसका अमंगल मत करो। भवनाथ गृहिणी को यह बात पसंद नहीं आई। बोली, तेरा नाश हो दीपा, भगवान तुझे उठा ले। भवनाथ चटर्जी के बड़े लड़के का नाम था नवेंदु। आज 18 साल हुए। उसकी अकाल मौत हो गई थी। उस वक्त दीपांधी यानी दीपा 5 साल की थी। दीपा की माँ शोभा जैसी बूढ़ी औरत आज के ज़माने में बहुत कम होती है। 18 साल से वह अपने सास ससुर के पास नववधू की तरह ही रह रही थी। नहीं, यह कहना भी गलत होगा कि वह उनकी बेटी ही बन गई थी। ससुर अपने स्वास्थ्य के बारे में जरा भी लापरवाही बरतते तो उन्हें डांट देती। सास के हाथों से छीनकर घर का काम करती। अपनों लड़की दीपा के लाड़ द्वार के मामले में वह अकेली ही नहीं, दोनों से झगड़ा करती। दीपा के प्यार की भी सीमा नहीं थी, लाड़ की भी नहीं। ससुर भी जब तक विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, अभी हाल तक वे घर लौटते हुए कोई न कोई चीज़ जरूर ले आते। उनका मन नहीं मानता था। घर आते ही मीठी आवाज़ में पुकारते, दीपा। दीपा भी भागती हो जाती। दादू दादू शब्द का काफ़ी बल देती, फिर दू को संक्षिप्त कर देती। जिस तरह से भवनाथ बाबू दीपा पुकारते थे, इसमें एक संगीतमय ध्वनि होती। वह सामने आकर अपना हाथ फैलाकर कहते, लाओ लाओ, वाह वाह, तुझे दूँ क्या जो चीज़ लाए हो। अपना चेहरा करीब लाओ। दीपा अपना चेहरा करीब लाती। भवनाथ बाबू उसके गालों को चूमकर कहते, यह लो कुछ। दीपा हाथ पैर झटकते हुए करके रोने लगती। उसके रोने में न कोई वाक्य होता, न आंखों में आंसू, चेहरे पर कातरता, क्षोभ या वेदना की छाया भी नहीं होती थी, बल्कि देखकर लगता शायद वह हंस रही हो। हाथ पैर झटकने में भी एक लय रहता था। दायां हाथ और बायां पैर एक साथ ही हिलता था, और इस तरह बायां हाथ और दाहिना पैर। भवनाथ बाबू हंसने लगते। भवनाथ गृहिणी भी हंसती, फिर कहती, अब जो लाए हो दे भी दो, नाहक क्यों रुला रहे हो। भवनाथ बाबू जेब से
लेमन जूस निकालकर उसे देते और अपनी पत्नी को जर्दा का डब्बा, रंग बिरंगा डब्बा देखकर दीपा मचलते हुए कहती, नहीं, मैं लेमन जूस नहीं लूँगी, मैं वह लूँगी। अरे, यह तो जर्दा है। वही लूँगी। जर्दा लेकर क्या करेगी? पान में डालकर खाऊंगी। अरे, तुम पान जर्दा खाएगी? क्यों नहीं खाऊंगी, तुम भी तो खाते हो। अब सुबह से बर्दाश्त नहीं होता था। अपना काम छोड़कर वह झटपट आकर बिगड़ते हुए कहती, तू जर्दा खाएगी? जर्दा? दादी जर्दा खाती है तो तुम भी खाएगी? हाँ, खाऊंगी। ठहर, तुझे खिलाती हूँ। जर्दा खाएगी? खाऊंगी। चुप। खाऊंगी। चुप। शोभा उसका हाथ पकड़ लेती। दीपा भी जोर जोर से रोने लगती। भवनाथ बाबू से रोकते हुए कहते, हाथ छोड़ दो न, खामा छोड़ दो। उसका हाथ छोड़कर शोभा कहती, पिताजी, यह दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, किसी की परवाह नहीं करती। मुझे भले ही न माने, आपकी भी परवाह नहीं बनती। आप इसकी शैतानी नहीं जानते। उस दिन आपकी एक जली हुई चुरुट मुँह में दबाकर कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैं देख लेती तो उसका मुँह दाग देती। माँ ने देखा था। माँ से ही मुझे पता चला था। माँ ने मना किया था, नहीं तो। अपनी बात अधूरी छोड़कर वह बोली, अब इसका फल देखिए, आप जर्दा खाना चाहती। यह सुनकर भवनाथ बाबू बड़ी गंभीरता से कहते, तुमने जली सिगार मुँह में रखी थी? हैं? दीपा उनकी ओर देखते हुए कहती, तुम ही तो रख गए थे, मैं क्या करती? तुमने उसे छुआ क्यों? वह, मैं तो उसे देख रही थी। उसकी माँ कहती, तुम झूठ बोल रही हो दीपा, तुमने मुँह में नहीं लगाया था। वही तो बताने जा रही थी। मैंने उसे लड़का मुँह में लगाकर देखा कि उससे धुआं निकलता है कि नहीं, उसमें आग है या नहीं। भवनाथ बाबू ठठाकर हंसने के बाद कहते, वंडरफुल, तुम मुँह में डालकर देख रही थी कि धुआं निकलता है कि नहीं, वह भी उसमें आग है या नहीं ये देखने के लिए। यह बात तो छूने से ही पता चल जाती। वह हाथ नहीं जल जाता। भवनाथ बाबू फिर हंसकर कहते, तुम्हें फुल मार्क मिला है, सारा कसूर माँ। अगर गलती किसी की है तो वह इस दादू की है। उसका पनिशमेंट यह है कि चुरुट पीना छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़े, दीपा है जो एवरी राइट टू स्मोक। उसी के बाद से भवनाथ की रानी कहती, तुम इस लड़की का भविष्य बिगाड़ दोगे। भवनाथ बाबू ने तभी से चुरुट पीना छोड़ दिया था, मगर उनकी पत्नी जर्दा पान नहीं छोड़ पाई। दीपा ने भी कभी जर्दा चुरुट यहाँ तक कि पान भी नहीं छुआ, बल्कि इनके बारे में उसकी राय थी कि दोनों ही गंदी आदतें हैं, बेहद गंदी आदत। पान जर्दा ज़्यादा गंदी चीज़ें होती हैं और सिगरेट चुरुट अनहेल्दी, खतरनाक और दुर्गंध युक्त। बाप रे, खांस खांस कर हालत ख़राब हो जाती है। एक बार कस लेने से दिन भर खांसी आती रहती है। उसमें तो शराब बेहतर है अगर वह तेज न हो। भवनाथ बाबू ने चकित होकर अपनी पोती से पूछा, इस मामले में तुम्हारा कोई अपना अनुभव है क्या? तुमने कभी पिया था या पी रही हो? हंसकर दीपा अपने शैम्पू किए बालों को झटकते हुए बोली, अगर अनुभव की बात कहूँ तो इसमें भी दादू तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेबोरेटरी में केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल क्लास में जवाब देने के लिए ज़रूरत भर चुकी थी। दैनिक जीवन में इससे कोई लेना देना नहीं है। गणित के अभ्यास की तरह यह भी पढ़ाई का हिस्सा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एमए की पढ़ाई के बाद ये बातें हो रही थीं। भवनाथ बाबू अवाक होकर कुछ क्षण तक अपनी पोती की ओर देखते रहे। फिर उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वर्तमान काल यानी सन 1962-63 तक के छात्रों का उन्हें भी काफ़ी अनुभव था। उनके जीवन तरंग का उल्लास और उच्छ्वास और क्षोभ विक्षोभ के वेग को उन्हें खींचकर संयत करना पड़ा था। जीवन भर अपने काम में वे विशिष्ट माने जाते थे। अपना व्यक्तित्व भी उन्होंने अर्जित किया था, मगर उनको भी हार मानकर सिर झुकाकर वहाँ से चले आना पड़ा था। कॉलेज के अध्यक्ष के पद से करीब 8 महीने पहले वे सेवा मुक्त होकर घर बैठ गए थे। दीपा ने उस समय एमए की पढ़ाई पूरी ही की थी। वह भी घर में बैठकर संगीत, सिनेमा, साहित्य में अपने को व्यस्त किए हुए थी।
उसी ने अपने दादा से कहा था, दादू तुम नौकरी छोड़ दो, तुम इनसे नहीं जी सकते, तुम इस युग के आदमी नहीं हो। उसकी ओर देखकर भवनाथ ने कहा था, ठीक कहती है। उसकी सलाह पर भवनाथ ने नौकरी से छुट्टी लेकर उसी बीच सेवा से अवकाश ले लिया था। घर में बैठकर उन्होंने कल्पना की थी कि दीपा की पढ़ाई लिखाई में वे उसकी मदद करेंगे। शायद अपने परिपक्व जीवन का रस से भरपूर बीज संपन्न फल भी उसे सौंप सकते हैं। उन्होंने आरंभ भी कर दिया था, लेकिन ठीक इसी वक्त दीपा का परीक्षा फल निकला। दीपा इतिहास में फर्स्ट क्लास पास करके अपनी सफलता की खुशी में लगभग 3 महीने तक घर से बाहर उन्मुक्त विचरती रही थी। भवनाथ बाबू उसकी इस हरकत पर वात्सल्य से हंसे थे, लेकिन दीपा की दादी यानी भवनाथ बाबू की पत्नी संकित होकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई थीं। उनके पीछे दीपा की माँ शोभा भी थी। दादी ने विरोध करते हुए कहा था, इस तरह से घूमना फिरना मस्ती करना ठीक नहीं है। तूने सोचा क्या है? तू सोच रही है कि एमए पास करने के बाद तेरे पंख निकल आए हैं? दीपा हंसकर बोली थी, ऐसा होता तो मैं भी आसमान में उड़ जाती। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जाने दो, काम है। दादी ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, मैं जाने कब से कह रही हूँ कि दीपा की शादी कर दो। पढ़ना लिखना भी हो तो शादी के बाद करें, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। लड़की तो अपने दादाजी के बढ़ावे पर अपने को रानी लक्ष्मीबाई समझती है, अब रानी दुर्गावती बनना चाहती है। नहीं दादी, मैं सिर्फ दीपा हूँ, दीपान्विता चटर्जी। लेकिन तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं इस तरह रोके जाने को अपना अपमान समझती हूँ, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने पूछा, अपमान? अपमान की क्या बात हुई? तुम लोग मुझ पर अविश्वास कर रही हो। परीक्षा खत्म होने के बाद से आज तक मैं 50 बार सुन चुकी हूँ कि मुझे ख्याल रहे मैं लड़की हूँ। तुम लड़की नहीं है। पहले मैं इंसान हूँ, फिर लड़की, और वह भी सिर्फ दुर्घटनावश। अब पहले का ज़माना नहीं रहा। मिसेज भंडार नायके कुछ दिन आगे तक श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती कृपलानी अब भी यूपी की चीफ मिनिस्टर हैं। इसलिए लड़की होने के कारण घर में रहना ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और यही कर्तव्य है। इसे मैं नहीं मानती। दादू से ही पूछकर देख लो। दादू ने सिर झुकाकर जमीन की ओर देखते हुए कहा था, वही बात सोच रहा हूँ दीपा। तूने कुछ दिन पहले धूम्रपान और मदिरापान के बारे में जो कहा था, माफ़ करना दादू तुम्हें टोक रही है। धूम्रपान या मदिरापान शब्द का प्रयोग मेरी उस दिन की बातों के संदर्भ में करना उचित होगा। मान लो बीमारी में किसी को ब्रांडी या अंडा लेना पड़े। काफ़ी लोग ब्रांडी लेते हैं, लेकिन उन्हें पियक्कड़ नहीं कहा जा सकता। उसी तरह इन दोनों को साथ जानने की भी अगर कोई कोशिश करता है तो उसे भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। क्या तुमने इन दोनों शब्दों पर अनावश्यक जोर नहीं दिया? लेकिन दादू, मुझे देर हो रही है, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। भवनाथ बाबू ने कहा था, उसे जाने दो बहू माँ। और सुनो, तुम भी रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ दूँ? देना पड़ेगा, नहीं तो शायद प्रवाह में तुम्हें भी बह जाना पड़ेगा। विष्णु के चरणों में उत्पन्न गंगा को ब्रह्मा ने कमंडल में रखा था। गंगा बूंद बूंद बहते हुए जिस दिन उफना गई, उस दिन उसने ऐरावत को भी बहा दिया था। दादू, तुम भी क्या खूब हो। यह सब पुराण पुराण मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम इतनी बढ़िया उपमा देते हो कि क्या कहूँ। वंडरफुल। तुम चिंता मत करो। आई मीन डोंट वरी। तुम्हारे ऐरावत सरीखे बदमाशों को बहाने की क्षमता वाकई मुझ में है। यह सब झूठ हो गया था। आज भी काफ़ी सांझ के वक्त किसी अनजान महिला ने टेलीफोन पर यह भयानक सूचना दी थी। वह बोली थी, आप लोग मुझे पहचानते नहीं हैं। मैं दीपान्विता आपकी पोती के साथ पढ़ती थी, एक साथ ही पास भी किया है। दीपान्विता की आज शादी हो गई है। करीब 2 घंटे पहले दीपा ने अपनी चिट्ठी में सारी बातें स्पष्ट रूप से लिख दी हैं। वह चुटकी मैं खिड़की से भीतर फेंक आई हूँ। मैंने सोचा था आपके हाथ में ही दूंगी, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचकर हिम्मत नहीं हुई, डर गई।
आप ढूंढेंगे तो वह चिट्ठी मिल जाएगी। इतना कहकर उसने टेलीफोन रख दिया था। वृद्ध भवनाथ बाबू नंबर कई बार हेलो हेलो करके रिसीवर रखकर लगभग हड़बड़ाते हुए नीचे उतरकर बैठक खाने में जाकर उस चिट्ठी को छूकर उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद यकायक उनकी समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। दादू, तुम लोग मुझे माफ़ करना, खासकर तुम, क्योंकि तुमसे लेन देन का पूरा हिसाब रखा हुआ है। जो मुझे मिलना चाहिए तुमने मुझे उससे कहीं ज़्यादा दिया है। दूसरों की मैं चिंता नहीं करती, उनसे मैं क्षमा भी नहीं मांगती, ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आज शादी कर ली है, उसे मैं काफ़ी दिनों से प्यार करती हूँ, जाने कब से। इतने दिनों तक शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि इसे लेकर मैं ही अंतर्द्वंद में थी। अब तक कुछ फैसला नहीं कर पा रही थी, आज शादी कर ही ली। लड़के को तुम जानते हो, हमने घर में जो सत्यदासी थी उन्हीं सत्यदासी का नाती देवप्रिय हालदार है। उसकी तुम्हें ज़रूर याद होगी। वह अक्सर हमारे यहाँ आता था, तुमने उसकी अनेक बार सहायता की थी। हायर सेकेंडरी की फ़ीस के लिए तुमने उसे 50 रुपये दिए थे। आज मैंने उसी से शादी कर ली। हम दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे। देवप्रिय का परिचय आज सिर्फ सत्यदासी के नाते के रूप में ही नहीं है, बल्कि अब वह एमए पास करके नौकरी करता है। मैंने भी कल से एक नई नौकरी पकड़ ली है, तुम्हें नहीं बता पाई थी। मैं एक कॉलेज में पढ़ाने लगी हूँ। अब तुम लोगों से मुझे कुछ और नहीं लेना है। मकान या जो भी रुपए उत्तराधिकारी के तौर पर मुझे मिलने हों, मैं उन सब से अपना दावा खारिज कर रही हूँ। मैंने अन्याय किया है, इसलिए अपना दावा खारिज कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, यह तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे दंड देने के लिए एक यही काम करके खुश हो सकते हो, इसलिए यह काम मैं खुद ही कर रही हूँ। तुम हम लोगों का प्रमाण स्वीकार करना। दादी और माँ को हमारा प्रणाम ग्रहण करने में कोई बाधा है या नहीं पता नहीं, कहीं इसमें उनके परलोक जाने वाली साफ सुथरी चिकनी सड़क पर मैं कांटे ना बिछा दूँ। इति दीपान्विता। किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ध्यान देने लायक वह बात भी नहीं थी। ऐसा तो इस पूंछी पर हमेशा ही घटता रहता है। सत्यदासी उस घर की 24 घंटे की नौकरानी थी। भवनाथ बाबू के यहाँ ही उसने लगभग अपना अंतिम समय बिताया था। सत्य मर गई थी, लेकिन सत्य आत्मा नामक शब्द आज भी मौजूद है। भवनाथ गृहिणी अभी तक कहती हैं, सत्य तो चली गई, लेकिन सत्यांता नित्य सत्य कर गई है। नित्य संध्य शब्द भवनाथ बाबू का ही था। वह भवनाथ गृहिणी के अंतर में बैठ गया था। सत्य जिस लत्ते से जूठी जगह साफ करती थी, उससे कभी धोती नहीं थी। अंततः कभी ऐसा नजर नहीं आया, लेकिन सत्य उसे अनसुनी कर देती। वह चुपचाप अपना काम किए जाती। वह लत्ता बरामदे के किनारे पड़ा रहता था। जब भी कोई खाकर उठता, सत्य जूठी थाली उठाकर उस लत्ते से उस जगह पर पोंछा मारकर जूठी थाली लेकर बाहर निकल जाते। बरामदे के निर्धारित स्थान पर उस लत्ते को थप्पे से गिराकर टूटे बर्तन लेकर नल के नीचे रखाती। बहू की नज़र पड़ने पर वह कहती, सत्य, यह क्या कर रही हो? झूठी जगह इस तरह साफ हो गई। लेकिन कौन किसकी सुनता। सत्य रसोई के दरवाजे पर आकर रसोइये से झगड़ा या बातें करने लगती। गृहिणी नाराज होकर चीखती। सत्य, इस बार सत्य गर्दन घुमाकर पूछती, क्या कह रही हो? इस तरह से जूठा फर्श साफ किया जाता है? लत्ता तो खुद ही जूठा था, उसे धोया तक नहीं। जूठन साफ करने वाला लत्ता भी भला कितनी बार धुलता है? अगर साफ करने बैठूं तो कितनी बार कच्चा रंग, और तुम लोग भी मुझे लत्ते के लिए कितने कपड़े दोगी। लेकिन यह तो जूठा है। नहीं, जूठा कैसे हुआ? जूठन साफ करने पर वह जूठा नहीं हुआ? नहीं, मैं लत्ते को तड़के धोकर उस पर रोज गोबर छिड़क देती हूँ। गोबर देने से ही तो वह शुद्ध हो जाता है। भवनाथ बाबू सुनकर हंसते हुए बोले थे, उसका नाम है सत्य और उसका लत्ता, वह तो एक साथ ही सत्य और नित्य वस्तु है। सत्य नित्य लता, उससे पूरी दुनिया पवित्र और साफ हो जाती है। यह बात आपने ठीक कही बाबूजी। दिन रात जूठे का चक्कर, जब देखा तब जात चली जाने का डर।
झूठ का चक्कर। यह सब क्या है? बच्चा खाकर कपड़े में हाथ पोंछकर उठ जाता है। बाबू लोग दावत खाकर गिलास में हाथ डुबोकर, रूमाल से हाथ पोंछकर उसे जेब में रखकर उठ जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर 6 पहनावे के साल दुसाले सभी झूठे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कौन यह सब कचारता है? झूठा समझो तो झूठा, नहीं तो नहीं। सत्य दखी नहीं थी। 24 परगना की रहने वाली, जात की कावड़ा जोगी या ऐसी ही किसी जात की रही होगी। इस बारे में किसी ने जानने की ज़रूरत नहीं समझी थी। भवनाथ बाबू वगैरह सब कलकत्ता के निवासी थे। उस पर सन 1930 के बाद का समय था। छुआछूत, जात पात सब खत्म करने का ज़माना आ गया था। इसके अलावा लड़कियां भी रसोई घर से कड़ाही कलछुए छोड़कर घर के कामकाज की दुनिया से बाहर आकर सम्मानजनक काम करेंगी। वातावरण में ऐसी हवा चलने लगी थी। घरेलू काम के लिए अब किसी भी जात के होने से काम चलने लगा था। यही प्रचलन में आ गया था। भवनाथ बाबू की गृहिणी की घर से बाहर नौकरी करने की न रुचि थी और न क्षमता ही। लेकिन घरेलू काम करने की भी रुचि और क्षमता दोनों ही नहीं थी। इसलिए जात पात मानकर चलने से कोई लाभ नहीं था। सिर्फ काम करने वाली का चेहरा ही उन्होंने देखा था, जिसके हाथ का पानी पीने में कोई आरुचि न हो। सत्य का चेहरा बुरा नहीं था। इसके अलावा सत्य का एक और गुण था, वह विपत्ति के समय खूब सेवा करती थी। सत्य का दिल भी बड़ा कोमल था। वह सबसे प्रेम का व्यवहार करती थी। यह उसी सत्य वाला का नाती था। सभी को उसकी याद थी। एक 8-9 साल का काले रंग का स्वस्थ बालक, जिसका नाम देवू था, उनके यहाँ आया करता था। वह अपनी नानी के पास ही आता। वह नानी के पास किताब के लिए या अपने कपड़ों के लिए रुपए लेने आता। सिर पर तेल, वह भी सरसों का, खूब चुपड़े होता। पहनावे में पैंट, बल्कि कहा जाए तो छींट का जांघिया और एक हाफ शर्ट होता। वह बच्चा पाठशाला में पढ़ता था, पढ़ने लिखने में होशियार था। लेकिन उसका बाप उसे किताब, कॉपी, स्लेट, पेंसिल, कपड़ों के लिए पैसा नहीं देता था। इसलिए उसकी माँ उसे अपनी माँ के पास भेज देती थी। माँ कलकत्ता में एक बाबू के यहाँ काम करती है। बाबू कॉलेज में मास्टर हैं, भले आदमी हैं। सत्य को भी खुराकी के अलावा हर महीने 5 रुपए मिलते थे। उसके रुपए खर्च नहीं होते थे, बचते ही थे। उन जमा रुपयों से वह 5-7 रुपए जो संभव होते नाती की पढ़ाई में खर्च कर देती। भवनाथ बाबू को वह लड़का अच्छा लगा था। वे हर साल दुर्गा पूजा के वक्त उसके लिए खाकी पैंट, शर्ट, कंजी और सैंडल खरीदते थे। इसके अलावा स्कूल का सत्र शुरू होते समय किताब, कापियाँ उसकी ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध कराते। उस समय दीपक कितने साल की थी? जब देवू पहली बार आया उस वक्त उसकी उम्र 8-9 साल की थी। दीपक 5-6 साल की, 6 नहीं 5 की, क्योंकि उसी साल दीपक के पिता नवेंदु की मृत्यु हुई थी। दीपक का लाड़ प्यार उस समय सावन भादों की अमावस्या की बड़ी नदी की तरह उफना उठा था। अपने पिता का भाव वह न महसूस कर पाए। इस मर्म भेदी वियोग की असहनीय वेदना उसके मन को आहत न करे। इसलिए वह जब भी जो कुछ भी मांगती उसे दिया जाता और न चाहते हुए भी उसे ढेर सारी चीज़ें लाकर दी जाती, और वह भी सब महंगी महंगी। महंगे कपड़े, जूते से लेकर महंगे खिलौने, रेलगाड़ी, उड़ने वाला जहाज वगैरह ढेरों चीज़ें। सुबह से शाम तक वह कम से कम 6 बार अपना फ्रॉक बदलती। ढेर सारे खिलौनों के बीच बैठकर वह खेला करती। उसके पास एक खूबसूरत सेल्युलाइट की गुड़िया थी, जिसे लिटाने पर वह आंख बंद कर लेती थी और उठाकर खड़ी कर देने पर वह आँख की आवाज़ करके आंखें खोलती थी। उसे दूध पिलाने के लिए उसने उसके होंठ की जगह पर एक छेद कर दिया था और उसे वाकई सुतई या चम्मच से दूध भी पिला देती थी। देवू चकित होकर उसे देखता और दीपक के किसी भी आदेश के पालन में खुद को धन्य महसूस करता। सिर्फ खिलौने, कपड़े, जूते में ही दीपक का ऐश्वर्य सीमित नहीं था। उसके पास ढेरों चित्रों वाली किताबें भी थीं, भारतीय, विलायती, रूसी, अमेरिकी, हर तरह की। इसके अलावा तस्वीर बनाने का सामान भी था। सुंदर कॉपी, रंगीन पेंसिलें, वाटर कलर, वॉक्स, ब्रश, हारमोनिका, उसके साथ खिलौना, बंदूक, पिस्तौल, क्या कुछ नहीं था।
देवू ललचाई नज़रों से इन सबको देखता, कभी कभी डरते डरते बड़े संकोच से इन्हें छूता, इन्हें हाथ में लेकर देखता। कभी दीपा उसके हाथ से छीन लेती, कभी कहती ले जा, तुझे चाहिए तुझे खरीद दूंगी, दादू से कह दूंगी बेला देंगे। कभी कभी थोड़े समय के लिए वह एक आध चीज़ दे भी देती, कहती ले तुझे दे रही हूँ, मगर बाद में उसे छीन भी लेती, मुझे लौटा दे। देवू सारे समय खामोश बैठा रहता, उससे अच्छी बात कही जाती तब भी खामोश रहता, बुरी बात कही जाती तब भी। सत्यदासी और भी 5 साल तक जिंदा रही थी। देवू इस बीच 10-12 बार आया होगा। आखिरी बार जब वह आया था तब वह 14-15 साल का रहा होगा। वह अपने गांव के स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ता था। सत्यदासी का निधन हो गया था। उसके श्राद्ध के लिए वह अपनी माँ को लेकर कुछ रुपयों की सहायता लेने आया था। हायर सेकेंडरी इम्तिहान के वक्त उसकी माँ की चिट्ठी आई थी कि उसके पास देवू की फीस भरने के लिए रुपए नहीं हैं। रुपए न जमा करने पर देवू इम्तिहान नहीं दे पाता। भवनाथ बाबू ने रुपए भेज दिए थे, 50 रुपए। उनकी पत्नी ने ऐतराज़ किया था, मगर भवनाथ बाबू ने कहा जब चिट्ठी आई है तो रुपए भेज ही दूँ, जरा यह भी देखो। उसकी नानी नौकरानी का काम करती थी। उसके माँ बाप बेहद गरीब हैं। अगर उनका लड़का पढ़ लिख कर लायक बन जाए तो उसका कुछ पुण्य हम सबको भी मिलेगा। वह हर जगह तुम्हारा एहसान मानेगा। पत्नी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। दीपा भी खुश हुई थी और वह सीधा साधा लड़का भी हैरान हुआ था। उफ दादी, तुम्हें क्या बताऊं कि वह कितना सीधा और डरपोक था। वह सारे समय मुँह बाय मुझे ही देखता रहता था। दीपा उस वक्त 9वीं पास करके 10वीं में गई थी। उसके बाद फिर सत्यदासी के नाती की खबर किसी ने नहीं रखी। एक भवनाथ बाबू की पत्नी माथा पीट कर रोने लगी, छी छी छी, सत्यदासी के उसी नाती के साथ। ओह, आखिरकार उसमें उसे क्या नजर आया, उसे क्या मिल गया। उसने भी MA तक पढ़ाई की है, दीपा ने भी की है। ना वह कोई डॉक्टर बैरिस्टर है, ना कोई प्रेमचंद रायचंद। तब क्या है वह? रूप गुण क्या है उसमें? उसे कौन सी सुंदरता नजर आई? गाढ़े सहज जैसा रंग था देवप्रिय हालदार का। वह कम बोलता था, हरदम खामोश रहने वाला, या कहा जाए बेहद अहंकारी था। वह लगभग 6 फुट लंबा था, देखने में हष्ट-पुष्ट था, तीखी नाक थी, आंखें कुछ छोटी थीं लेकिन असाधारण रूप से तेज थीं। सिर के बाल घने, कड़े और सीधे खड़े रहते थे। सिर के बाल काफ़ी छोटे कटवाने के कारण वे कटे धान की ही तरह खड़े रहते थे। यूनिवर्सिटी में वह औसत दर्जे का ही विद्यार्थी था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं दादू, वह खेलकूद में अर्जुन कर्ण कुछ भी नहीं है, न पढ़ाई लिखाई में बुद्ध बृहस्पति। अभिनय में भी वह शिशिर कुमार, उत्तम कुमार, यहाँ तक कि अधम कुमार भी नहीं है। गाने में भी वह पंकज मलिक, हेमंत मुखर्जी नहीं है। उसमें यह सब कोई प्रतिभा नहीं है। फिर भी वह मुझे क्यों अच्छा लगा कह नहीं सकती, बस वह मुझे अच्छा लग गया। यहाँ तक कि सत्यदासी के नाती होने के कारण भी वह मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि तब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने उसे पहचाना भी नहीं था। देवू को मैं देवू के रूप में ही जानती थी। उसका पूरा नाम देवप्रिय हालदार मैंने नहीं सुना था। मुझे वह अच्छा लगा था। यूनिवर्सिटी में एक ऐसा लड़का पढ़ता था जो पैंट नहीं पहनता था, टी-शर्ट नहीं पहनता था, कोच मारकर धोती पहनता और शेक्सपियर कॉलर वाला पूरे हाथ का टेनिस शर्ट, पैरों में सैंडल के बजाय कपड़े के जूते पहनता, बालों में तेल लगाता। आमना सामना होने पर वह चुपचाप बगल से निकल जाता। उसकी दोस्ती भी काफ़ी कम लड़कों से थी। इसके बावजूद उसकी ओर मेरा ध्यान गया। यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के बाद जब मैंने उसे समी के यहाँ देखा था, तब उससे पूछा था, यह वांग-हँसा दिखने वाला लड़का कौन है? समी को तुम जानते हो दादू? मैंने समी को ही तुम्हें चिट्ठी देने भेजा था। उसी ने तुम्हें फ़ोन किया था। वह घर के बाहर पहुंचकर भी तुमसे भेंट करने का साहस नहीं जुटा पाई। उसने तुम्हारे कमरे में चिट्ठी डालकर घर वापस लौटकर तुम्हें फ़ोन किया था। हालांकि तुम जानती ही हो कि समी कितनी प्रोग्रेसिव है। अपने घर में वह किसी की परवाह ही नहीं करती। समी ने मुझे बताया
कि वह उसके बड़े भाई के साथ पता है। नाम है दीप्ति हालदार, हमारे भतीजों को पढ़ाने आता है। क्या तुमने उसे किसी दिन देखा नहीं? हवनाथ बाबू ने दीपा का पता ढूंढ निकाला। उनके साथ वहाँ उनकी पत्नी और दीपा की माँ शोभा भी गई। दीपा के साथ ही उनकी ये सब बातें हो रही थीं। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था। इससे आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।